India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर उद्धव और शिंदे की दावेदारी की सुनवाई अब 5 जजों की संविधान बेंच करेगी। गुरुवार तक बड़ी बेंच का किया जाएगा गठन। चुनाव आयोग को बेंच गठन तक कोई एक्शन न लेने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी अधिनियम की धारा 3 सेक्शन 2 को असंवैधानिक ठहराया। पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। 3 साल की सजा का कानून निरस्त। चुनाव में मुफ्त घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई रमन्ना ने कहा, फ्रीबीज पर रोक के लिए चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा। इस मामले में चर्चा की जरूरत है। कल फिर होगी मामले पर अगली सुनवाई। गैंगरेप पीड़िता बिल्किस बानो को 11 दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। सीजेआई ने कहा, हम मामले को देखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों की याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। ये याचिकाएं शिवसेना की पार्टी चिन्ह पर दावेदारी और 16 विधायकों की अयोग्यता मसले से जुड़ा हुआ है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की 3 जजों की पीठ ने याचिकाओं को 5 जजों की पीठ को भेजते हुए कहा कि संवैधानिक मुद्दों के महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। 25 अगस्त तक संवैधानिक बेंच का गठन होगा, जब तक चुनाव आयोग को कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दे दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रहे चुनाव चिन्ह पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा है। 25 अगस्त तक बड़ी बेंच का गठन किया जाएगा। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। इसके अलावा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच झगड़ा है। मसले से जुड़े तमाम संवैधानिक प्रश्नों को अब 5 जजों की पीठ देखेगी। इस मामले में अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी। संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 25 अगस्त तक कोई एक्शन न लेने का आदेश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो महाराष्ट्र का मैटर है वो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है, यानी संविधान पीठ को रेफर किया गया है और डे आफ्टर टुमारो यानी परसों इस पे सुनवाई होगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने होगी। उसमें ये कहा गया है कि जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था वो डिफरेंट इशू दोनों पार्टी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिटर्न फाइलिंग हुई थी। उस पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ये सामने इसकी हेयरिंग होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करेगा कि इस मैटर में क्या होगा। सुनवाई से पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा। ठाकरे ने कहा था कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे ने दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए हैं। 3 जजों की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं, जिसके आधार पर संविधान फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 अगस्त को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। साथ ही निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया, जिसमें शिंदे गुट ने कहा था कि उसे असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है।
हम अभी भी शिव सैनिक हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोका था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनके खेमे को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर और धनुष भी है, उन्हें आवंटित किया जाए। इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले पर दोनों गुट आमने सामने हैं। इसके अलावा विधायकों की अयोग्यता का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी के कई विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों और अधिनियम में 2016 के संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया है। खास तौर पर पीठ ने यह भी कहा कि स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंशोधित 1988 अधिनियम की धारा 3(2) असंवैधानिक है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेनामी लेन देन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) असंवैधानिक है। ये धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। कोर्ट ने कहा बेनामी अधिनियम में 2016 में हुए संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा के कानून को निरस्त कर दिया। पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम की धारा 3(2) में कहा गया है कि जो कोई भी बेनामी लेन देन में लिप्त है उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बेनामी संपत्ति वो प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। ये संपत्ति पत्नी, बच्चों की हो सकती है। हालांकि जिसके नाम पर इस संपत्ति को लिया गया होता है वो केवल इसका नाम मात्र का मालिक होता है, जबकि असल हक उसी व्यक्ति का होता है जिसने उस संपत्ति के लिए पैसे चुकाए होते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपना काला धन छुपा सकें। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेन देन को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी को लेकर बेनामी संपत्ति भी सुर्खियों में रहा। इतना ही नहीं, बेनामी संपत्ति के मामलों को कम करने के लिए कई तरह की स्कीम भी बनाई गई थी। अधिनियम के संशोधन में अधिनियम का नाम बदलने के अलावा अन्य बातों के अलावा बेनामी संपत्ति की कुर्की, जब्ती और निहित करने से संबंधित प्रावधान शामिल थे। संशोधन में बेनामी संपत्ति लेन देन से संबंधित अपराधों के लिए नए अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है। केंद्र ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि धारा 3, 5 और 8 में किए गए संशोधनों को छोड़कर 1988 का अधिनियम धारा 1(3) पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान करता है। केंद्र ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय इसका समर्थन नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की पेशकश, वादे पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस विषय पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। सीजेआई की बेंच ने कहा कि इस प्रथा पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई खुद सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस हेमा कोहली शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुफ्त उपहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर बहस की जरूरत है। पीठ ने याचिकाकर्ता, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सुझाव देने का निर्देश दिया है। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की योजनाओं की घोषणा पर राजनीतिक पार्टियों की मान्यता को रद्द करने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में सभी राजनीतिक दल एक तरफ है। हर कोई चाहता है कि मुफ्त वाले चुनावी वायदे जारी रहे। सीजेआई ने कहा कि सवाल ये है कि क्या अदालत के पास शक्ति है मुफ्त वाले चुनावी वादे जारी रखने के आदेश देने की। सीजेआई ने कहा कि ऐसे में ये बड़ी बहस खड़ी होगी कि आखिर न्यायपालिका को क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकारें इस पर चर्चा करें और जहां तक सवाल विशेषज्ञ समिति के गठन का है, आप लोग इस पर अपनी राय दें।
सीजेआई ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से राय मांगी। सीजेआई ने कहा कि फ्रीबेस पर रोक के लिए हम चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा की जरूरत है। सीजेआई ने कहा कि मान लीजिए केंद्र एक ऐसा कानून बनाता है जो राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या तब हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का कानून न्याय की जांच के लिए खुला नहीं है? सीजेआई ने कहा कि हम देश के कल्याण के लिए इस मुद्दे को सुन रहे हैं, न कि हम कुछ कर रहे हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब सरकार के पास पैसा न हो और वो चुनाव जीतने के लिए खर्च करे, क्या ये सही है? इसकी वजह से अर्थव्यवस्था लचर हो जाती है। सीजेआई ने कहा कि ये सिर्फ चुनाव के दौरान का मुद्दा नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से विकास सिंह ने कहा कि अगर मुफ्त की घोषणाएं होती रहेंगी तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। सिंह ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा? ये मतदाता को जानने का अधिकार है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि ये पैसा मेरी जेब से ही जा रहा है। चुनाव घोषणा पत्र में ये बताना होगा कि पैसा कहां से आएगा। सीजेआई ने कहा कि चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि ये घोषणा करे या ये घोषणा करे। सीजेआई ने कहा कि ये बहुत ही जटिल मुद्दा है। मुफ्त की घोषणाएं और कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर रखना जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि बौद्धिकता सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी से जुड़ी नहीं है। हम बहुत कुछ कह सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि कुछ लोग कल्याणकारी और अर्थव्यवस्था के प्रति चिंतित हैं। हमारा मानना है कि संसद इस पर गौर करे, फैसला करे। यही कारण है कि मैंने शुरू में कमेटी बनाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सवाल है कि आयोग का प्रमुख कौन होगा। कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात दंगों से जुड़ा बिल्किस बानो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। ये याचिका सुभासिनी अली, रेवतीलाल और रूपरेखा वर्मा ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं बल्कि रिहाई को चुनौती दे रहे हैं। सीजेआई ने कहा वो इस मामले को देखेंगे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील अपर्णा भट्ट ने जल्द सुनवाई की मांग की है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस पर विचार करने का मशवरा दिया। बेंच जस्टिस अजय रस्तोगी की थी। सिब्बल ने कहा कि मामले की बुधवार को ही सुनवाई हो। उन्होंने कहा कि 14 लोगों की हत्या और गर्भवती महिला से गैंगरेप के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया है। बिल्किस ने इसे लेकर कहा था कि इस कदम ने न्याय के प्रति उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को पिछले 20 साल का दर्द फिर से उभर आया है। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई की मंजूरी दे दी। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव अन्य चिकित्सा पद्धतियों का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। अदालत ये जानना चाहती है कि वो कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी के खिलाफ दिए गए विज्ञापन पर याचिका दायर की है, जिस पर अदालत ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। एलोपैथिक दवाइयों और वैक्सीनेशन के खिलाफ बाबा रामदेव की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। जस्टिस हिमा कोहली और सिटी रवि कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और रामदेव की कंपनी को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बाबा रामदेव को क्या हुआ है। योग को लोकप्रिय बनाने के लिए हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें इलाज के दूसरे तरीकों पर यूं सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्हें दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। आईएमए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि देश में टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से भी बाबा रामदेव को फटकार लगी थी। कोर्ट ने कहा था कि वो एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर लोगों को गुमराह न करें। रामदेव ने कहा था कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना वायरस हो गया। ये चिकित्सा विज्ञान की असफलता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके बयान से दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध प्रभावित हो सकते हैं। न्यायमूर्ति अनूप जे भवानी ने कहा था कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मेरी चिंता सिर्फ एक है,
आपका स्वागत है, आपके फॉलोअर्स हैं, आपका अपना अनुशासन है, आप जो कहते हैं वो लोग मानते हैं, लेकिन आप लोगों को गुमराह ना करें, वो ना कहें जो आधारिक रूप से ज्यादा है। रामदेव पर आरोप है कि उन्हें कोरोना से हुई ज्यादा मौतों के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पालीस को मंडोली जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पालीस द्वारा दायर की रिट याचिका पर विचार करते हुए निर्देश पारित किया था, जिसमें सुरक्षा कारणों से तिहाड़ जेल से दिल्ली के बाहर किसी और जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। आदेश में आगे कहा गया कि प्रतिवादियों ने सुकेश की मिलीभगत और मदद करने के लिए विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अदालत ने आदेश में कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई याचिकाकर्ता के खिलाफ है या अन्यथा ये पता लगाना अदालत के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बंसत ने सुकेश को मंडोली जेल स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा ये स्थानांतरण की मांग करने वाली एक याचिका है। आपने कहा कि उनका स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हम पूछेंगे कि क्या शिफ्ट होना सही है। बसंत ने तर्क दिया कि जेल अधिकारी उसकी सुरक्षा के लिए मासिक आधार पर उससे पैसे वसूल रहे हैं। जब बसंत ने अवकाश पीठ द्वारा पारित 18 जून के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कथित चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को तिहाड़ जेल से स्थानांतरित करना उचित होगा ताकि उनके द्वारा जेल अधिकारियों से जीवन के लिए खतरे के बारे में उनकी आकांक्षाओं को दूर किया जा सके। हालांकि पीठ ने ये कहते हुए जवाब दिया कि उक्त आदेश एक अस्थायी है और इसलिए बाध्यकारी नहीं है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि मुस्लिम कानून के अनुसार एक नाबालिग लड़की जिसने कौमार्य प्राप्त कर लिया है वो अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जब विवाह के बाद ही शारीरिक संभोग होता है तो पीओसीएसओ कानून नहीं लगेगा। इसलिए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि मुस्लिम जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए जिन्होंने इस साल की शुरुआत में बिहार के औरैया जिले में मुस्लिम संस्कार के अनुदान से शादी की थी। दंपति ने अदालत का रुख करके अधिकारियों को उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश देने के लिए भी मांग की है, क्योंकि लड़की के परिवार द्वारा शादी का विरोध किया गया था, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। शादी के वक्त लड़की की उम्र करीब 15 साल 5 महीने बताई जा रही है और शादी के बाद वो गर्भवती हो गई थी। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से एक दूसरे से विवाहित हैं और उन्हें एक दूसरे की कंपनी से वंचित नहीं किया जा सकता, जो कि शादी का सार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो अधिनियम वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि शादी के बाद शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे और ये यौन शोषण का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा मामला था जहां 2 लोग प्यार में थे, शादी कर ली और फिर शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रकार मानते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने वर्तमान मामले को अपने आदेश में से एक अन्य मामले में अलग किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम व्यक्ति एक पॉक्सो अधिनियम के तहत एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध रखने का आरोप लगाया जा सकता है, जो कौमार्य प्राप्त कर चुकी थी। न्यायाधीश ने कहा कि 2 मामले अलग हैं, क्योंकि पिछले मामले में बच्चे का शोषण हुआ था। चलिए, इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.